हाँ जी, होप सो आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। एंड वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 जॉब टारगेट पे। आज हम नेक्स्ट सेशन करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आज की क्लास में करेंगे। कल हमने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट किए थे, आज अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स एमसीक्यू हम कवर करेंगे। क्लियर है जी? होप सो सभी वीएलडी स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये क्लास उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमारा एचएसएससी के एग्जाम्स वगैरह में, ग्रुप डी वगैरह में इकोनॉमिक्स का आ जाता है, तो वो बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं। उनके लिए भी ये क्लास उतनी ही बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से एमसीक्यू क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रखे हैं, तो धीरे धीरे एडवांस लेवल के करेंगे। फिलहाल वीएलडीए का पेपर है, तो वीएलडीए के पेपर के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू लगा रहे हैं। क्लियर है जी? सो देखो, आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इनमें से कौन सी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? एक होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जो मॉनेटरी वैल्यू में मेजर की जा सकती है, जिसके अंदर मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है। सीधे सीधे आप ये चीज समझ सकते हो। और नॉन इकोनॉमिक होगी जो मनी से रिलेटेड नहीं है, वो किसी हमारे सर्विस से रिलेटेड है या हमारी क्वालिटेटिव फैक्टर से रिलेटेड है, उसके अंदर क्वांटिटेटिव फैक्टर मनी वाला नहीं है। क्लियर है? फर्स्ट ऑप्शन है टीचिंग इन स्कूल। हम टीच कर रहे हैं स्कूल में, तो उसके बदले हमें कुछ ना कुछ सैलरी मिलती है, तो मनी इन्वॉल्व है, ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेलिंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स सेल कर रहे हैं तो उससे भी मनी मिल रही है, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक गतिविधि है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, अपना आजीवन, ठीक है, अपना रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उस पैसे से पूरी करते हैं। प्लेइंग फॉर सेल्फ इंजॉयमेंट, स्वयं आनंद के लिए खेलना। अब हम इंजॉयमेंट के लिए खेल रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, एक क्वालिटेटिव फैक्टर है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हमारी मन की शांति के लिए है, इसके अंदर पैसा मनी इन्वॉल्व नहीं है। तो ये जो है, ये हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। क्लियर है? वर्किंग इन ए फैक्ट्री, ये भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसके बदले भी हमें पेमेंट मिलेगी, वेजेस मिलेंगे। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच सेक्टर आईटी एंड बैंकिंग कम? ठीक है, आईटी एंड बैंकिंग कौन से सेक्टर में आ जाता है? कई बार आईटी सेक्टर को अलग से भी बोल दिया जाता है, और कई बार आईटी एंड बैंकिंग हमारे किसके अंदर आ जाता है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर। तो हम आते हैं एग्रीकल्चर, फार्मिंग, ठीक है, माइनिंग हो गया, खुदाई वगैरह का काम हो गया, जो भी हमारी प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न होने वाली चीजें हैं ना, उनसे संबंधित कोई भी काम है, वो हमारा प्राइमरी के अंदर आता है। द्वितीय का क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर कौन सी आती है? जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग चीजें हैं, उत्पादन वाली चीजें, कच्चे माल से कुछ वस्तुएं बनाने की, बुनाई वगैरह की चीजें हैं, ठीक है, कपड़ा बनाना हो गया, चीनी बनाना हो गया, ये सारी चीजें सेकेंडरी में आ जाती है। तृतीय का क्षेत्र, टेरिटरी सेक्टर में हमारा क्या आता है? हमारी आती है सेवाएं। आईटी और बैंकिंग किस क्या है? एक सेवाएं ही है, तो ये हमारी किस में आएंगे? टेरिटरी सेक्टर में आएंगी, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कह देते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना सी करेक्ट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, द टर्म ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू, मानव पूंजी से क्या तात्पर्य है? सबसे पहला ऑप्शन है जी हमारा, मनी इन्वेस्टेड इन ह्यूमंस, मनुष्यों में निवेश की गई धनराशि। स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ पीपल, लोगों का कौशल और ज्ञान, ठीक है, ज्ञान, सॉरी। नंबर ऑफ पीपल इन ए कंट्री, देश की जनसंख्या। वेल्थ ऑफ ए नेशन, राष्ट्र की संपत्ति। ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी का मतलब है कि हमारे जो देश में लोग हैं, मानव है, ह्यूमन है, उसके अंदर कितनी स्किल है, कितनी नॉलेज है, उनसे हम कितना काम ले सकते हैं, ठीक है। एक हो गया, एक इंसान हो गया जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, उसके अंदर कोई स्किल नहीं है, उसको तो काम ही नहीं मिलेगा, उससे हम ना कोई काम ले सकते। और एक तरफ एक इंसान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है हर काम में, मैनेजमेंट भी अच्छे से कर सकता है, ठीक है, कंप्यूटर पे भी अच्छे से काम कर सकता है, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन में भी अच्छे से काम कर सकता है, तो उसकी स्किल अच्छी है, स्किल है उसके पास, तो वो वाला बंदा हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, हमारे देश के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि स्किल कितनी है और नॉलेज कितनी है, ज्ञान कितना है लोगों में। क्लियर है? वो हमारी असली पूंजी है, मानव पूंजी। तो ये भी आज के टाइम में सब टेक्नोलॉजी आ रही है ना, तो उसके लिए माइंड भी चाहिए, उसको यूज करने के लिए, उसको सीखने के लिए, क्योंकि मशीनें अपने आप चल सकती है, लेकिन उनको रन में रखना, उनको चलाते रखने के लिए हमें मनुष्यों की जरूरत होती है।
तो यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल का आंसर आ जाएगा जी बी पार्ट, स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ पीपल। अगला क्वेश्चन देखिए, मेन एम ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पैदा करना, टू अर्न प्रॉफिट, मुनाफा कमाना, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, मानव इच्छाओं की पूर्ति करना, टू इंक्रीज इंपोर्ट्स, आयात बढ़ाना। तो सबसे मेन उद्देश्य होता है उत्पादन का कि चीजों का उत्पादन करना जिससे क्या है, मानव की इच्छाएं पूरी हो सके, मानव इच्छाओं की पूर्ति करना। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन? सतत विकास का क्या अर्थ है? डेवलपमेंट विदाउट केयरिंग फ्यूचर जनरेशन, डेवलपमेंट दैट मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर, ऐसा विकास जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे पर भविष्य की आवश्यकताओं को हानि न पहुंचाए, ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ, केवल आर्थिक वृद्धि, मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, आर्थिक वस्तुओं का उत्पादन। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास का मतलब होता है कि ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को भी पूरा करे और जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, फ्यूचर जनरेशन है, उसकी भी, ठीक है, उसके भी हकों का कोई हनन ना हो, ठीक है, भविष्य की आवश्यकताओं को कोई हानि न पहुंचे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ये एक बैलेंस बिठाता है प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स के अंदर, ठीक है। ये क्या करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बैलेंस बिठा देता है हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन की जरूरतों के लिए। तो इसका आंसर हम बी ऑप्शन टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन इज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट? निम्न में से कौन सा विकास का सूचक है? ठीक है, विकास का सूचक कौन सा है? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, औसत आयु, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। अब मैंने कल करवाया था कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनवाते हैं, ठीक है, यूएनडीपी बनवाती है इसको, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर 133 रैंक था हमारा, किसका? इंडिया का, 190 कंट्रीज में से। उसके अंदर ये 3 मेन मुद्दे लिए जाते हैं कि पर कैपिटा इनकम कितनी है हमारे देश की, ठीक है, लिटरेसी रेट कितनी है किसी देश की, और औसत आयु कितनी है। तो ये तीनों के तीनों आएंगे जो हमारे मेन विकास के इंडिकेटर हैं, सूचक हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड एज, ठीक है, जो हमारा प्रति व्यक्ति आय है उसकी गणना कैसे होती है? टोटल इनकम को पॉपुलेशन से भाग करने पर, नेशनल इनकम को स्टेट से भाग करने पर, राज्यों की संख्या से भाग करने पर, जो हमारा जीडीपी है उसको इंपोर्ट से भाग करने पर, जो, या फिर नन ऑफ दिस। तो हमारी पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलेगी? जितनी भी हमारी टोटल इनकम है उसको हम डिवाइड कर देंगे हमारी जितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो पॉपुलेशन ही तो एक मेन कारण है जिसकी वजह से जो विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मेन कारण ही पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर क्या आएगा? हमारा पर कैपिटा का आंसर आएगा ए ऑप्शन, टोटल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। कुल आय जब हम जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति कितनी आय आती है तो वो हमें पता लगता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट HDR भी कह सकते हैं, HDI भी कह सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन करता है? अभी मैं पीछे बताकर आई हूँ, UNDP करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ऑप्शन दे रखे हैं वर्ल्ड बैंक, UNO मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNDP आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन, और IMF का होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। क्लियर है? तो इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिटरेसी रेट, ठीक है, लिटरेसी रेट क्या इंडिकेट करता है? साक्षरता दर क्या दर्शाती है? आय स्तर को दर्शाती है, नंबर ऑफ एजुकेट लेवल शिक्षित लोगों की संख्या को दर्शाती है, जीवन काल लाइफ स्पैन को दर्शाती है, एम्प्लॉयमेंट रेट रोजगार दर को दर्शाती है। तो इसका आंसर होगा हमारा, ये दर्शाती है नंबर ऑफ एजुकेट लेवल, भी हमारे देश में कितने लोग एजुकेटेड हैं। क्लियर है? तो लिटरेसी रेट इंडिया की कितनी है? ओवरऑल 80.9% है 2023 के अकॉर्डिंग। अगर 2011 का सेंसस देखें तो उसके अंदर ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है 74.04% है,
हर 10 साल बाद हमारा सेंसस प्रिपेयर किया जाता है, तो 10 साल के बाद 2021 में नहीं हुआ था कोरोना की वजह से। अभी 2026-27 में जनसंख्या का जो सेंसस है वो होगा, जिसके अंदर सारे डाटा हमें दोबारा से मिलेंगे। तो हमें ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। 2011 के अकॉर्डिंग है 74.04 और 2023 के अकॉर्डिंग जो रफ डाटा लेकर की गई थी 80.9%। क्लियर है। और इसमें से 80 में से मेल की कितनी है? मेल की है जी 87.2%। मेल लोग क्या हैं? पढ़े लिखे हैं। और फीमेल कितनी है? 74.6%। ठीक है, 74.6%। क्लियर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिफर्स टू, शिशु मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है? डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु। डेथ ऑफ इन्फेंट बिलो 1 ईयर, 1 साल से कम शिशुओं की मृत्यु। डेथ रेट ऑफ वुमेन, महिला मृत्यु दर। नन ऑफ दिस। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है हमारी डेथ ऑफ इन्फेंट बिलो 1 ईयर, 1 साल से कम शिशुओं की मृत्यु। ठीक है। बी, प्रति 1000 बच्चों के पीछे, ठीक है, अगर 1000 बच्चे लाइव बर्थ ले रहे हैं तो कितने बच्चे की मृत्यु हो रही है? 1 साल से कम कितने उम्र के बच्चों की मृत्यु हो रही है? तो ये डाटा 2023 के अकॉर्डिंग है 25, सिर्फ 25 बच्चों की मृत्यु हो जाती है 1000 जीवित बच्चों के पीछे। ठीक है। और 2011 के अकॉर्डिंग अगर सेंसस में देखें तो ये है 44। ठीक है, 44 बच्चे 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इन्फेंट मोरालिटी रेट रही थी हमारी। क्लियर है। सो आज के टॉप 10 एमसीक्यू हमारे इतने ही रहेंगे। थोड़े थोड़े एमसीक्यू मैं इसलिए लेके आती हूँ ताकि ये क्लास आप पूरी देख सको, ज़्यादा एमसीक्यू बच्चे अटेम्प्ट नहीं करते। क्लियर है। कई करने वाले होते भी हैं जो चाहते हैं कि मैम और लेके आए, तो हम एक बार इम्पोर्टेंट जो टॉप 10 एमसीक्यू हैं डेली लगाया करेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आगे जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी बताएं कि हम वीएलटीए की तैयारी बहुत अच्छे से, हर सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल हैं, मैथ, एसएसटी, इकोनॉमिक्स सबके, और आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है। क्लियर है जी, ओके, थैंक यू जी।